बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। Today we are going to discuss a new topic. A topic is that relationship of biology to other sciences. बायोलॉजी का रिलेशन साइंस में जो दूसरी साइंसेस हैं या दूसरी फील्ड्स हैं उनके साथ हम जो उसका आज रिलेशन को आज डिस्कस करेंगे। जैसे बायोलॉजी का रिलेशन फिज़िक्स के साथ, बायोलॉजी का रिलेशन मैथमेटिक्स के साथ और केमिस्ट्री के साथ, जियोग्राफी या इकोनॉमिक्स के साथ। तो ये तमाम टॉपिक्स जो हैं हम आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हमारा टॉपिक जो है वो है क्या है, बायोफिज़िक्स। अच्छा, बायोफिज़िक्स, अब ये हमने क्या करना है कि जो रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के अंदर इसको डिस्कस करना है कि फ़िज़िक्स का क्या रोल है बायोलॉजी के अंदर। अब बायोफिज़िक्स में क्या हो रहा है कि स्टडी ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल इन बायोलॉजिकल फिनोमिना, के फिज़िक्स के अंदर जो प्रिंसिपल्स एंड लॉज हैं वो एप्लीकेबल हैं किस में, बायोलॉजी के सब्जेक्ट में या बायोलॉजिकल जो भी फिनोमिनाज वगैरह हैं उसके अंदर इम्प्लीमेंट होते हैं, उनकी इम्प्लीमेंटेशन मौजूद है। अच्छा, इसकी हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरीके से फ़िज़िक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमारी बायोलॉजी में इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर हम उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आप अभी ये एक देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, ये फिगर देख रहे हैं, उसमें क्या है कि लीवर है और लीवर की दूसरी तरफ क्या है, लोड। अच्छा, और अच्छा बीच में एक उसको सपोर्ट दी गई है जिसकी वजह से लीवर को हम ऊपर की तरफ उठाएंगे, जिसको हम फुलक्रम कहते हैं। अच्छा, क्या है कि लोड को अगर हम डायरेक्ट उठाने की कोशिश करें तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ये मतलब ये बहुत ज़्यादा हैवी होगा और हमारे लिए इसको उठाना बहुत मुश्किल होगा और हम इसको मतलब मूव करना भी हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। पर क्या है कि जब हमने इस लीवर को यूज़ किया और इस लीवर के ऊपर लोड को रखा और अब दूसरी तरफ से देखें, जो एरो जो है वो डाउनवर्ड जो फोर्स लगा रहे हैं, अगर हम एफर्ट करेंगे इस तरफ तो ये बहुत इजीली उसको ऊपर की तरफ आ जाएगा, ये लोड हम इसको उठा सकते हैं। अच्छा, ये अब ये जो लीवर जो यूज़ है ये किस में यूज़ हो रहा है, ये फिज़िक्स के अंदर। अच्छा, हम लीवर को बहुत सारी जैसे कोई हैवी मटेरियल्स होते हैं या उसको क्या होते हैं, लीवर एक जस्ट लाइक एक सिंपल सी एक रॉड होती है ना, सीधी सी। अच्छा, उसके अंदर थोड़ा सा कर्व होता है। अगर आपने देखा हो कि कभी बॉयज़ ने ये ऑब्ज़र्व किया हो कि बाहर जब जाते हैं तो बड़े बड़े जो लोड होते हैं या जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं देखूँगा, अगर कोई बड़ी लकड़ी हो, बड़ा तना हो मोटा सा, और अगर हम उसको पुश करें तो हमसे मूव नहीं होगा। पर हम क्या है कि उसके नीचे अगर लीवर की तरह एक लकड़ी लंबी सी और हार्ड हो, थोड़ी मजबूत हो, उसको लगा के आगे की तरफ पुश करें तो बहुत वो इजीली आगे की तरफ मूव कर जाता है। जो ट्रंक होता है, तना जो होता है, वुड जो होता है लकड़ी का। अच्छा, अब क्या है कि ये जो लॉ इम्प्लीमेंट हो रहा है ये किसके अंदर हो रहा है, किसका है, ये लॉ फिज़िक्स का है। पर इसको अब ये हम इसका रोल बायोलॉजी में क्या है ये देखें। इस फिगर के अंदर आपको क्या नज़र आ रहा है कि ये हमारा एक बाजू है और बाजू के अंदर क्या है कि जो हमारे जो लिम्स हैं हम किस तरीके से वज़न को उठाते हैं, और बाजू का वर्क जो है वो जस्ट लाइक क्या है, लीवर है। द वर्किंग प्रिंसिपल्स ऑफ लीवर इन फिज़िक्स एंड लिम्स ऑफ एनिमल इन बायोलॉजी आर सेम। जो बायोलॉजी के अंदर यूजेस हैं इसके आप देख रहे हैं, और जो प्रिंसिपल्स होते हैं फिज़िक्स के उनको ये दोनों सेम है। अब ये आप देख लेंगे एक लीवर की तरह ही हमारा बाजू आगे की तरफ है और इसमें हम वज़न को बहुत इजीली इस तरीके से उठा सकते हैं और अपने जो हमारे ये जॉइंट है इसको हम बेंड कर सकते हैं। अच्छा, ये जॉइंट जो मूव कर रहा है तो इसके अंदर एक एंगल भी बन रहा है, ठीक है ना, और एंगल्स का ताल्लुक भी फिज़िक्स से ही है, ठीक। तो ये क्या है, ये तो एक छोटी सी एग्जांपल्स है ना, ऐसे और भी बहुत सारी आपको एग्जांपल्स मिल जाएंगी। अच्छा, ये क्या है, लॉ क्या, ये जो अब लॉ है फिज़िक्स का और इम्प्लीमेंटेशन आप देख रहे हैं किसके अंदर, बायोलॉजी के अंदर।
इसके अलावा द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैमरा इन फिज़िक्स। अब जो फिज़िक्स के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं कैमरा, और कैमरा की जो प्रिंसिपल हैं कैमरा को बनाने के लिए, वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए हैं बायोलॉजिकल एक ह्यूमन आई से, ठीक है ना। ह्यूमन आई ले लें या एनिमल्स की जो आइज़ होती हैं, इनसे आप उनको समझ लें, ठीक है ना। द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कैमरा इन फिज़िक्स एंड ह्यूमन आई इन बायोलॉजिकल आर सेम। अब ये तमाम के तमाम जो प्रिंसिपल्स हैं ह्यूमन आई के, इनको यूज़ करके हमने क्या किया, एक कैमरे को डेवलप किया। जिस तरीके से आँख के अंदर हमारे जो जो फंक्शन और जो जो स्ट्रक्चर है ना, उसी स्ट्रक्चर को, उसी जो लेंसेज हैं उन्हीं को यूज़ किया गया है किसके अंदर, कैमरे के अंदर, ठीक है। अब आँख है ये किसका ताल्लुक़ है, बायोलॉजी के साथ, और जो कैमरा बनाया गया है और इसमें लेंसेज के साथ जो इसके प्रिंसिपल्स, इसके रूल्स हैं, वो किसके हैं, ये सब के किसको फॉलो कर रहा है, फिज़िक्स को। अभी हम देख सकते हैं कि बायोलॉजी का फिज़िक्स में और फिज़िक्स का बायोलॉजी के साथ क्या रिलेशनशिप है। ये इसकी एक और एग्जांपल है कि ये आँख हमारी किस तरीके से देखती है, और जो कैमरे के अंदर जिस तरीके से उसके पार्ट्स और जिस तरह से उसके हिस्से होते हैं, ये सेम बिल्कुल होते हैं ह्यूमन आई की तरह। जिस तरीके से ह्यूमन हमारी को एक स्ट्रक्चर दिखाती है और एक आँख का जो होता है ना, जो हमको एक तस्वीर फिगर जो है वो इमेज दिखाती है, इसी तरीके से कैमरा भी उन्हीं उसूलों को, उन्हीं रूल्स को फॉलो करता है। तो ये एक छोटी सी एग्जांपल है किस चीज़ की, कि बायोलॉजी और फिज़िक्स के रिलेशनशिप की। नेक्स्ट है हमारे पास बायोकेमिस्ट्री, कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का रिलेशन क्या है। इन दिस वी स्टडी द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, केमिकल प्रोसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। हम डिफरेंट कंपाउंड्स को जो है वो स्टडी करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, और यही जो केमिकल प्रोसेस हैं और लिविंग, ये किस में हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी हो रहे हैं, ठीक है ना। जो जानदार चीज़ें हैं उसके अंदर भी ये तमाम केमिकल जो प्रोसेस हैं मौजूद हैं, और ये हो भी रहे हैं, जिनकी वजह से जो है लाइफ है वो डेवलप हो रही है। अच्छा, वो कौन कौन से हैं वो हम वन बाय वन एक करके देख लेते हैं, ताकि उसको और हम थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए ये चीज़ बायोकेमिस्ट्री से। फर्स्ट देख लें कि यूज़ डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स एज मेडिसन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट डिजीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब ये देख रहे हैं कि डिफरेंट किस्म के केमिकल कंपाउंड्स हैं जो कि हम अब मेडिसिन वगैरह बनती हैं, ये मेडिसिन वगैरह बनती हैं, फिर उनको हम ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ कर रहे हैं किसके अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, लिविंग जो जानदार चीज़ें हैं, ठीक है ना। इसमें केमिकल्स बन रहे हैं। अब जानदार चीज़ों में इंसान भी हो सकते हैं, इसमें एनिमल्स भी हैं और प्लांट्स भी हैं, क्योंकि प्लांट्स के अंदर भी आपने देखा होगा कि ये स्प्रे वगैरह होते हैं, ये डिफरेंट किस्म के केमिकल्स होते हैं, ठीक है ना। इसमें पॉइजनस होती है जो प्लांट को सेव करते हैं, और जो उसके अंदर जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनको किल करते हैं। तो क्या कि ये हमको ये क्या चीज़ शो करवाती है कि यहाँ पर बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कितना मतलब डीपली इनका रिलेशन है इसका, ठीक है ना। और ये केमिकल इसके जो प्रोसेस हो रहे हैं केमिकल कंपाउंड्स का किसके साथ, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ। अच्छा, नेक्स्ट आप देखें बायोकेमिस्ट्री में कि बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का जो बेसिक मेटाबॉलिज्म है, जो प्रोसेस है, वो क्या हो रहा है। असल में ये एक केमिकल प्रोसेस ही है। क्या देखें, रूट्स क्या करती हैं, पानी को सक करती हैं ज़मीन से। अच्छा, ये इस पानी को वो ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, लीव्स के अंदर। अच्छा, लीव्स में क्या हो रहा होता है कि लीव्स में जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट को, फिर वहाँ पे एक प्रोसेस होता है, केमिकल प्रोसेस होता है, जिसमें जो लीव्स हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को क्या करते हैं, वो एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब कर जैसे ही करते हैं तो फिर एक केमिकल प्रोसेस होता है। उस केमिकल प्रोसेस के बाद उसमें कार्बोहाइड्रेट्स जो कि पौधे के लिए ज़रूरी होते हैं, और इसके अलावा एक गैस भी रिलीज़ होती है, ऑक्सीजन, ठीक है ना, जो कि हमारे लिए ज़रूरी है।
तो ये जो प्रोसेस एक पूरा हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक केमिकल प्रोसेस है और बहुत स्ट्रॉन्ग केमिकल प्रोसेस है, ठीक है ना। ये आप लोग पहले भी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि फोटोसिंथेसिस में क्या अंदर क्या होता है कि फूड, पानी का, वाटर का और मिनरल्स का ज़मीन से आना, उसके बाद सनलाइट, फिर एक उसके अंदर एक केमिकल प्रोसेस होना, ठीक है ना, जिस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते थे। उसके अंदर फिर फूड बनती है, कार्बोहाइड्रेट्स, जो कि प्लांट के लिए बहुत ज़रूरी है। और उसके अलावा उसमें एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब ऑब्जॉर्ब की जाती है, तो एब्जॉर्ब होती है, तो फिर क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस जो उसमें से रिलीज़ होती है आफ्टर केमिकल प्रोसेस, ठीक है। अब ऑक्सीजन गैस हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ये सारा क्या है, कंप्लीट एक केमिकल प्रोसेस है। Respiration in animals is a chemical process in which gaseous exchange in blood take place। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि हम ऑक्सीजन गैस को अब इनहेल करते हैं, लेते हैं, और ये जो इनहेल करने के बाद जब ये लंग्स में और ब्लड के अंदर जब ये आपस में उसकी इनकी जो मिक्सअप होता है, मिक्सअप होने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे एक केमिकल प्रोसेस ही होता है। वहाँ पे इस केमिकल प्रोसेस के थ्रू ही वहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब हो जाती है उसके ब्लड में, और इस आफ्टर केमिकल प्रोसेस क्या होता है, रिलीज़ होती है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करते हैं, दूसरे ही लम्हे, जिस लम्हे हमने इनहेल किया ऑक्सीजन को, उसे अगले ही लम्हे एक्सहेल कर देते हैं किसको, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को। तो ये भी किसके थ्रू पॉसिबल होता है कि ये केमिकल प्रोसेस ही होता है जिसकी वजह से ऑक्सीजन को हमने इनहेल किया और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एक्सहेल कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया हमने। तो ये एक एग्जांपल है बायोकेमिस्ट्री की, कि बायोलॉजी और केमिस्ट्री का कितना डीपली रिलेशनशिप है। इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल भी है, डाइजेशन ऑफ फूड इन एनिमल स्टोमक इज़ अ केमिकल प्रोसेस। ये फूड जो हमारे स्टोमक में चली जाती है, एनिमल्स के हो या हमारा स्टोमक इंसानों का हो, तो जाने के बाद वो किस तरीके से डाइजेस्ट होती है, किस तरीके से हल हो जाती है, और कैसे वो एक बर्ड के हमारे ब्लड के अंदर शामिल हो जाती है। तो ये भी क्या एक प्रोसेस है, एक केमिकल प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसके अंदर भी डिफरेंट केमिकल्स ऐड होते हैं जो कि हमारी बॉडी ही रिलीज़ करती है, एसिड्स होते हैं। उस एसिड्स को रिलीज़ होने के बाद फूड का उनका आपस के अंदर मिलना, फिर एक केमिकल एक कंप्लीट प्रोसेस होना, फिर हमारी जो बॉडी की जो नीड है वो पूरी हो जाना, और उसके बाद जो वेस्ट मटेरियल है उसको वो जो है हमारी बॉडी से ज़ाया हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब किस में पॉसिबल है, केमिकल प्रोसेस के थ्रू। तो इसमें आप मतलब इसको हम बहुत अच्छे तरीके से अब जान चुके हैं कि केमिस्ट्री और बायोलॉजी का बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है, इनका बहुत डीप रिलेशनशिप है। नेक्स्ट आ जाते हैं कि हम बायोमैथमेटिक्स, इसको बायोमेट्री भी कहते हैं, कि बायोलॉजी और मैथमेटिक्स का आपस में क्या रिलेशन है। तो इसको हम अगर देखें तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। बहुत सारे बायोलॉजिकल ऐसे प्रोसेस हैं जिनके अंदर हम जो टेक्निक्स और टूल्स यूज़ करते हैं वो मैथमेटिक्स के होते हैं। और उसके अंदर इसके अलावा टू एनालाइज द डेटा गैदर्ड आफ्टर एक्सपेरिमेंट वर्क, बायोलॉजिस्ट हैव टू अप्लाई द रूल ऑफ मैथमेटिक्स। अब ये आपको ये साइड पे ग्राफ नज़र आ रहा होगा, इसके अंदर हम जब अपने डेटा को एनालाइज करते हैं और जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद जो हम एक ग्राफ अगर बनाएं तो फिर उसमें वो ग्राफ क्या शो करवा रहा होता है, ये सारी क्या चीज़ें हैं ये मैथमेटिक्स में, और ग्राफ हमारी आने वाली पोजीशन और प्रीवियस पोजीशन को भी शो करता है। तो इसका जो रिलेशन क्या है, अच्छा और अपने डेटा को एनालाइज करना, एनालाइज मीन्स उसके रिकॉर्ड को बना के रखना, ठीक है ना, उसका रिकॉर्ड अपने पास रखना। और इसके अलावा जो आपको ये जो ग्राफ नज़र आ रहा है ये क्या है, ये कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ है, ठीक है ना। इसके अंदर हम क्या ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, ऑब्ज़र्व ये कर रहे हैं कि किस टाइम पर कितनी पॉपुलेशन थी
और आफ्टर 6 मंथ्स, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 10 ईयर पॉपुलेशन क्या हो जाएगी, ठीक है ना। हम और हमारा रेशो कितने % जो है वो आबादी बढ़ रही है, कितने क्या रेशो है हमारा, हर माह कितने इंसानों का मज़ीद इजाफा हो जाता है, 1 माह में, 2 माह में, 5 माह में, 1 साल के अंदर, 5 साल में। तो ये सारी जो कैलकुलेशन है ये किससे रिलेट कर रही है, मैथमेटिक्स से। तो ये एक चीज़ क्या शो करवा रही है कि बायोलॉजी का और मैथमेटिक्स का रिलेशनशिप। इसके अलावा हमारे पास है बायोजियोग्राफी। अच्छा, बायो तो आप सिंपल सी बात है कि हम लाइफ के मतलब बात कर रहे हैं, और जियोग्राफी क्या होती है, जियो कहते हैं ज़मीन को, अर्थ को, ठीक है ना। आप कह रहे हैं कि जो जियोलॉजी है जो कि फ़िज़िक्स की ही एक ब्रांच है, और उसका और बायोलॉजी का आपस में क्या रिलेशनशिप है। बायोग्राफी इट स्टडीज़ द अक्रेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। कह रहे हैं कि इसकी कितनी ज़्यादा, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि देखें कि हम जब जियोग्राफिकली रीजन्स को, डिफरेंट एरियाज़ को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं वर्ल्ड के अंदर, तो हम देखते हैं कि वहाँ पे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो पाई जाती हैं, ठीक है ना। जो ज़मीन के कुछ हिस्से जो हैं वो आप देखें, ऑब्ज़र्व करें, तो कुछ खुश्की के हैं, कहीं पर माउंटेन्स हैं, कहीं पे ग्रीनरी है, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे पानी है, ठीक है ना। तो ये क्या है, इसके डिफरेंट रीजन्स हैं वर्ल्ड के। अच्छा, जब अगर हमने ये चीज़ भी ऑब्ज़र्व की है कि हर रीजन की का एनिमल्स जो होते हैं उनके अंदर भी फ़र्क होता है, डिफरेंट होते हैं वो। ऐसे नहीं होता कि ऐसे एनिमल्स जो कि बर्फ़ के अंदर, स्नो में रहने के आदी हों, वो कहीं रेगिस्तान के अंदर, सैंडी एरियाज़ के अंदर आ जाएं, या सैंडी एरियाज़ के जो एनिमल्स हैं उनको आप किसी स्नो के अंदर छोड़ के आ जाएँ, स्नो एरियाज़ के अंदर, या उनको हम माउंटेन्स एरिया के अंदर छोड़ दें। अच्छा, माउंटेन्स एरिया के जो एनिमल्स होते हैं, आप और उनको हम वो लैंड पे रहना पसंद नहीं करेंगे, प्लेन लैंड के ऊपर या सैंडी एरियाज़ के ऊपर, या क्योंकि जो एनिमल्स हम देखते हैं कि वो माउंटेन्स पे रहने के आदी होते हैं। देखें, वो माउंटेन्स के ऊपर, उनके लिए माउंटेन्स के ऊपर चढ़ना और उतरना बहुत उनके लिए आसान होता है, ठीक है ना। और हमने ये चीज़ ऑब्ज़र्व भी की होगी, अगर मुख्तलिफ़ किस्म की जियोग्राफी जो चैनल्स हैं उनके ऊपर हमने देखे हों कभी वीडियोस, कि वो जो एनिमल्स होते हैं वो किस ईज़ीली पहाड़ों के ऊपर चल फिर रहे होते हैं। अच्छा, तो ये क्या है, जियोग्राफी, ठीक है ना, अर्थ, और क्या उसके ऊपर लाइफ है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है। तो डिफरेंट एरियाज़ का डिफरेंट वो होगा, ठीक है ना, डिफरेंट एनिमल्स डिफरेंट एरियाज़ के अंदर पाए जाएंगे। तो क्या ये एक रिलेशनशिप शो करता है बायोजियोग्राफी के अंदर। उसके बाद देखेंगे, इट अप्लाई द नॉलेज of the characteristics of particular geographical regions to determine the characteristics of living organism found there। अब ये क्या यहाँ पे हो रहा है कि जो उनके करैक्टरिस्टिक्स भी सबके डिफरेंट होते हैं जो एनिमल्स। फॉर एग्जांपल, अगर एनिमल्स जो रहने के आदी हैं किसमें, स्नोई एरियाज़ के अंदर, जहाँ पर स्नो होती है, जहाँ पहाड़ है, बर्फ़ रहती है हर वक्त, तो अच्छा वहाँ पे जो एनिमल्स पाए जाएंगे, आप उनके कभी ऑब्ज़र्व करें तो उनकी जो हेयर्स, जो उनके बाल होते हैं, जो उनकी फुर होती है, वो बहुत लॉन्ग होती है, लंबे लंबे बाल होते हैं उनके ना। अच्छा, वो क्या, वो उनकी हेल्प करते हैं कि सर्दी वो फील नहीं करते, कोल्डनेस को फील नहीं करते, ये उनकी वो हेल्प करती है ना। अब ये क्या है, ये इस रीजन की वजह से ऐसे है, ठीक है ना। अच्छा, वो ब्रीड ही ऐसी होती है कि उनके बाल आएंगे भी ऐसे, और वो सिर्फ इसी इलाके में, इसी एरिया में पाए जाएंगे। इसके मुकाबले में अगर आप एनिमल्स देख लें सैंडी एरियाज़ के अंदर, रेगिस्तान के अंदर, तो उनकी जो फुर होगी वो होगी नहीं, होगी तो बहुत कम होती है, बारीक सी होती है, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा हॉटनेस होती है, गर्मी रहती है। तो उनके अंदर आपको देखेंगे कि उनका जो करैक्टरिस्टिक होते हैं वो उनके जो स्नोई एरियाज़ के जो एनिमल्स हैं उनसे डिफरेंट होंगे। इसी तरीके से जो माउंटेन्स में रहते हैं उनका चलना फिरना कुछ और तरीके का होगा। अच्छा, जो सैंडी एरियाज़ के एनिमल्स होते हैं उनका अभी भी स्ट्रक्चर में देखें कि जो उनके पाँव होते हैं वो ज़्यादा बड़े होते हैं, चौड़े किस्म होते हैं, जिस तरह से कैमल्स वगैरह के,
और जबकि जो एनिमल्स माउंटेन्स पे रहते हैं या तो उनकी जो होती हैं, जो फीट होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होंगे, उनके अंदर ग्रिप ज़्यादा होती है। और इस तरह से फॉरेस्ट में रहने वालों के डिफरेंट होंगे, और स्नोई एरियाज़ के अंदर भी उनके पाँव भी थोड़े से बड़े होते हैं, जिस तरीके से सैंडी एरियाज़ के होते हैं, क्योंकि वहाँ पे भी स्नो की वजह से जो अर्थ है, वो जो ज़मीन होती है वो सॉफ्ट होती है, तो उनको वो चलने में हेल्प करते हैं अगर वो उनका जो सरफेस एरिया है वो ज़्यादा हो तो ये क्या है कि ये भी क्या शो करवा रहा है बायोजियोग्राफी के हमारा जो क्या रिलेशनशिप है जियोग्राफी का या जियोलॉजी का बायोलॉजी के साथ, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं बायो इकनॉमिक्स पे। अच्छा, बायो इकनॉमिक्स का मतलब होता है माशियात, पैसा, ठीक है ना। पैसे से इसका रिलेशन मतलब बायोलॉजी का क्या है, तो बहुत सिंपल सा ये कि बायो इकनॉमिक स्टडीड द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। तो कह रहे हैं कि जो बायोलॉजी के अंदर क्या इसका जो है वो कि इसको हम देखते हैं कि किस लिविंग ऑर्गेनिज्म को किस हवाले से देखते हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। वो क्या हो जाएगा, फॉर एग्जांपल यही कि हमारे पास अगर एनिमल्स हमने पाले हुए हैं, ठीक है ना, एनिमल्स हमारे पास हैं, तो हम क्या इसको ऑब्ज़र्व करेंगे कि भाई ये कितने की सेल आउट होगी, कौन सी चीज़ कितने की है, क्या है, ठीक है ना। अब उसको उनकी फार्मिंग की जाती है, गोट फार्मिंग होती है, पोल्ट्री की फार्मिंग होती है, तो ये सारा क्या है, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है ना। अब उसको हम किस तरीके से किस में ले रहे हैं कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और हम उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे हैं, ठीक है ना। हम उसको ऑब्ज़र्व भी इस तरीके से किया जाता है और ये काम ही इसलिए किया जा रहा है कि हम इकोनॉमिकली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। और इसके अलावा द कॉस्ट वैल्यू एंड प्रॉफिट वैल्यू ऑफ यील्ड ऑफ वीच कैन बी कैलकुलेटेड थ्रू बायो इकोनॉमिक एंड बेनिफिट्स और लॉसेस कैन बी डिटरमाइंड। अगर ये एनिमल्स को हम हटा दें तो अगर उसके बाद एग्रीकल्चर जो हमारे पास आ जाता है, तो एग्रीकल्चर के अंदर भी डिफरेंट किस्म की जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उनकी मार्केट रेट को, ठीक है ना, और हमारा मतलब इस वक्त क्या रेट है, आगे चल के क्या रेट होगा, ठीक है ना। इसमें जैसे गंदम का बताया गया है उसकी कैलकुलेशन, तो ये क्या है कि अब फील्ड एग्रीकल्चर की है जो कि रिलेट करती है किसके साथ, बायोलॉजी के साथ, और उसको हम उससे हम क्या कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक अपनी जो इकॉनमी है उसको हम बेहतर कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा एक उसका क्या है रिलेशन है किसके साथ, बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ। डिमांड सप्लाई चेन ऑफ अ क्रॉप एंड बी एनालाइज्ड इन बायो इकोनॉमिक। अच्छा, इसकी डिमांड सप्लाई क्या होती है कि डिमांड एंड प्रोडक्शन का क्या होता है कि ये फॉर एग्जांपल हमें इस चीज़ को भी ऑब्ज़र्व करना होता है कि किस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, किसकी मार्केट ज़्यादा अच्छी है, फिर हम उसी को ज़्यादा आगे लेकर चलें। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर में ऐसी चीज़ें उगाएं जो हमें पता है कि जिनकी मार्केट अच्छी होगी, जिनके रेट अच्छे होंगे, उन्हीं को ज़्यादा हम ग्रो करें, ठीक है ना। और इसी तरीके से एनिमल्स के अंदर भी होता है कि एनिमल्स के अंदर भी हम ऐसी फार्मिंग को ज़्यादा करें कि जो हमें जिनको मालूम है कि जिनकी मार्केट अभी आगे चलकर हमें अच्छी मिलेगी, उसकी क्या डिमांड होगी और हमें उसका एक अच्छा रेट मिलेगा, जिससे हमारी इकॉनमी बेहतर होगी, ठीक है ना। जैसे कि आजकल पोल्ट्री फार्म वगैरह जो होते हैं, अब ये इनको क्या लोग बिज़नेस के तौर पे काम कर रहे हैं ना ये सारे, तो इसको इतना ज़्यादा कर रहे हैं कि इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन रहती है। अब जैसे अभी भी देख लें, अब ऐसी मार्केट में ये क्या है, डिमांड एंड सप्लाई है। अब सप्लाई बहुत ज़्यादा है और डिमांड इतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब आपके पास प्रोडक्शन ज़्यादा है, खाने वाले ज़्यादा हैं तो कम है, और जबकि आपके पास जो प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उसकी यही वजह है कि फिर पोल्ट्री का रेट जो है वो बहुत डाउन रहता है। इसको आप इस तरीके से भी ऑब्जर्व कर लें, पोल्ट्री के रेट को आज से 10 साल पहले भी यही रेट था, अब भी यही रेट है, जबकि इसके मुकाबले में अदर थिंग्स जो आप ऑब्जर्व कर लें तो उसका और आपका तकरीबन 100% जो है रेट वो डबल हो चुके हैं। तो ये क्या होता है, डिमांड एंड सप्लाई। अब जो सप्लाई है वो ज़्यादा हो जा रही है जबकि डिमांड इतनी नहीं है। तो क्या इस चीज़ को अब भी अपने उसको ऑब्ज़र्व करना और इसके लिए भी केयरफुल होना कि हम ऐसी चीज़ों को ज़्यादा उगाएं या उनको अपनी फार्मिंग में लेकर आएँ जिनकी डिमांड ज़्यादा हो, जिनकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा हो,
तो ये एक छोटा सा बेटा एग्जांपल थी, क्या शो करवाती है, बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ जो है क्या इसका रिलेशनशिप है। तो बेटा ये आपका जस्ट एक छोटा सा एक और टॉपिक था, रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। तो उम्मीद करता हूँ कि इसको आप लोगों ने अच्छे से अंडरस्टैंड किया होगा, और अगर इसके अलावा भी इसमें कोई आपको क्यूरीज़ हों तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और इंशाल्लाह जब भी हम आपस के अंदर मुलाकात होगी, अब हम आपस में मिले या क्लासेस स्टार्ट होंगी तो इसको दोबारा से एक दफ़ा डिस्कस कर लेंगे। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।